नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमारी कुछ सीरीज़ साहित्य सीरीज़ की चल रही थी, हिंदी लिटरेचर की, और ये हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ शुरू करी है। ये टेस्ट सीरीज़ 1 है। तो अब हम कंटिन्यू सारे टॉपिक को लेके व्याकरण की सीरीज़ चलेगी आपको, जिससे आपके सारे टॉपिक हर कॉम्पिटिशन के लिए कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी सौराष्ट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सी देवनागरी। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपका जीके में भी आ सकता है और हिंदी में भी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अगर गुरुमुखी पूछी जाए तो गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये 334 से 339, 343 से 351, 443 से 135 तक, या 324 से 153 तक। तो राजभाषा का उल्लेख है किसमें है? बी 443 से 351 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तो अभी हमने देखा था हिंदी का राजभाषा है, तो राजभाषा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, क्योंकि इसको राजभाषा का ही अनुच्छेद में राजभाषा का ही उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृति से। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अक्षरात्मक, क्योंकि लिपि जो है अक्षर में ही लिखी जाती है, इसलिए इसको कहेंगे अक्षरात्मक लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो अभी आपको पता था हिंदी का विकास किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। तो अब देख लीजिए, हिंदी एक तो इसमें है और एक पीछे से इसमें। तो हिंदी का विकास किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। तो इसका से अपभ्रंश, अपभ्रंश से प्राकृत, प्राकृत से पाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 35। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो चबूतरा का तत्सम क्या होगा? इसका आएगा डी चतवाला। चबूतरा का क्या होगा सही? तत्सम चतवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अभी व्यंजनों की आई थी, व्यंजनों की 33 थी, तो स्वरों की संख्या कितनी है? सी 11। प्रश्न नंबर 10, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगिका कहाँ बोली जाती है? सी बिहार। 11 नंबर क्वेश्चन, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंते, बी तालु, सी ओष्ठे, डी कंठ। तो इसका पा फा बा भा मा क्या है? ओष्ठे। जो इनको बोलने से जो हमारे होंठ आपस में जुड़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब जो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। प्रश्न नंबर 13, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? श, सा, सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये चारों। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, आप इसको काट के इधर लिख दीजिए सा। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा इसका सान। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं ऊष्म व्यंजन? 4। ये होते हैं शा, श, सा, हा।
पेज नंबर 14। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रस के स्थायी भाव जरूर पूछे जाते हैं, तो हर रस का जितने भी 11 रस है आपको उनके स्थायी भाव याद होने चाहिए। तो इसमें किसका पूछा? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति रस। सही जवाब। प्रश्न नंबर 15। इनमें से कौन सा द्विगु समास है? द्विगु समास की पहचान ये होती है कि इसमें पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा? संख्यावाची हो गया। पहला वर्ड क्या होगा? संख्यावाची हो गया। भला बुरा में नहीं है। चतुर्भुज, भुजदंड, माखन चोर। तो चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक है। चतुर मतलब 4 भुजाएं, तो ये हो जाएगा द्विगु समास की यही पहचान है। इसका पहला अक्षर जो होगा संख्यावाची होगा। प्रश्न नंबर 16। ग्रस्त विलोम शब्द है। सुप्त, ग्राहम, लुप्त, मुक्त। ग्रस्त मतलब जो किसी बीमारी से ग्रस्त है, जिसको कोई बीमारी हो उससे ग्रस्त है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त होना। ग्रस्त का अपोजिट क्या हो जाएगा? मुक्त। प्रश्न नंबर 17। विडोजा पर्यायवाची शब्द है। इंद्रा का, नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का। तो विडोजा किसका है? इंद्रा का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नए नए पर्यायवाची आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। किसका क्या सही जवाब है? ए, इंद्रा। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से उभयलिंग है। आपको पता है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इसमें उभयलिंग पूछे हैं, तो उभयलिंग देखो, गायक का गायिका होता है, अभिनेता का अभिनेत्री होता है, नर्तकी का नर्तक होता है। तो डॉक्टर होते होता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये इसको हो जाएगा डॉक्टर। सही आंसर। उभयलिंग क्या हो जाएगा? डॉक्टर। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं ये भी, या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। जैसे उष्म होते हैं, शाशा, साहा, ऐसे अंतस्थ होते हैं, या, रा, ला, वा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वा। प्रश्न नंबर 20। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं। छंद शास्त्र के बिहारी, पिंगल ऋषि, केशवदास, सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पिंगल ऋषि। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? बी, पिंगल ऋषि। प्रश्न नंबर 21। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका किसकी भाषा है? विनय पत्रिका के कौन है रचित? तुलसीदास। तो तुलसीदास आपको पता है कि अवधी भाषा में क्या लिखी गई थी? रामचरितमानस। अवधी में लिखी थी। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है, इस बात का ध्यान रखें प्रश्न पढ़ते वक्त। नहीं है पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ते और उसका आंसर हमारा गलत हो जाता है। देखो, जहाज पुल्लिंग है, जहाज डूब रहा है, जलयान में जलयान तैर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, मझधार मतलब बहरा, जैसे नदियाँ, तालाब, ये सब होते हैं मझधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से? मझधार नहीं है, बी। उपसर्ग का प्रयोग होता है। आपको पता है उपसर्ग हमेशा किसी भी वाक्यांश के आगे होते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो फिर उपसर्ग पूछे हैं। आदि का मतलब होता है शब्द के आदि में, मध्य में, अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग हमेशा शुरू में लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शब्द के आदि में। आदि मतलब शुरू में। प्रश्न नंबर 24। वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है। विशेष्य कौन? जो विशेषण की विशेषता बताता है। वह श्रेष्ठ उपासक है, वह क्या है? वो श्रेष्ठ उपासक है। तो इसका सही जवाब विशेष्य क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से सकर्मक क्रिया है। क्रिया 2 होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, और कर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। इसमें क्या है? इसमें सकर्मक क्रिया होगी, दौड़ना में अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा पीना। पीना क्या है? सकर्मक क्रिया है। ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म साथ में होता है। तो ये आपके व्याकरण की टेस्ट सीरीज 1 है, तो आप इनको अच्छे से करते हैं। ये सारे जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं उनको लेके क्लास बनाई जा रही है। आप इनको धीरे धीरे पढ़ें। हम टॉपिक वाइज भी लेंगे बीच बीच में। तो आशा करते हो आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।